तो बच्चे थर्मोडायनामिक्स चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें अगर हम थर्मो वर्ड को देखें तो थर्मो वर्ड का मतलब क्या होता है? हीट। हीट इज समवट रिलेटेड विद द एनर्जी। हीट किससे रिलेट करती है? एनर्जी से। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स यानी कि थर्मो जिसका मतलब क्या है? हीट। हीट इज रिलेटेड विद द एनर्जी वैल्यू, वो एनर्जी से रिलेट करेगी। तो थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि एनर्जी की टाइप्स की कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, हाउ दे इंटर कन्वर्ट विद ईच अदर, उनकी कन्वर्जन्स के बारे में भी हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले क्या आता है? थर्मोडायनामिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन। जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी और उनके इंटर कन्वर्जन के साथ डील करता है, यानी कि इंटर कन्वर्जन की अगर हम बात करें बच्चे, एक एग्जांपल मैं लूं, बहुत इजी एग्जांपल मैंने क्या लिया, लाइट बल्ब होता है ना हमारे पास, सबसे इजी एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं? लाइट बल्ब का, कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। फिर बहुत देर तक अगर हमारा बल्ब जलता रहे तो वो हीट अप हो जाता है, तो दैट लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो बच्चे थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनके इंटर कन्वर्जन के साथ डील करती है। ठीक है, सो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with different forms of energy and their interconversion। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी एंड हाउ इट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वो चीज। उसके बाद एक और डेफिनेशन हम थर्मोडायनामिक्स की कैसे पढ़ सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वर्क, हीट एंड एनर्जी। मींस इसमें हम थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या चीज स्टडी कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी पे वर्क से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हीट का क्या इफेक्ट है, एनर्जी का क्या इफेक्ट है, ये सारी चीजें जब हम स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज जनरली कंसीडर्ड एज थर्मोडायनामिक्स। और एक चीज बच्चे और याद रखेंगे कि थर्मोडायनामिक इज ओनली कंसर्न्ड विद लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशन। लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, उसमें हम हीट चेंज जो है वो थर्मोडायनामिक्स से नहीं निकालते, कि दिस इज जनरली अवेलेबल फॉर लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशन। माइक्रोस्कोपिक के लिए हम थर्मोडायनामिक्स टेक्निक को यूज नहीं करते, सो वी डोंट यूज माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स एज अ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? यस और नो? यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस, मयंक, आर्यन, वेरी गुड बच्चे। तो ये तो एक जनरल बात थी थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज की क्लास बहुत इजी रहेगी, हम सिर्फ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक टर्म बच्चे आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब हम आगे थर्मोडायनामिक्स करें तब हमें यही कंफ्यूजन ना हो, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं। सो वो सारे आज हम इसमें करेंगे। ठीक है, ये जुकाम की वजह से मेरा गला थोड़ा खराब हो रहा है, ऐसी आवाज गंदी गंदी लग रही है ना? ऐसा हो रहा है क्या? आवाज चेंज लग रही है मेरी? यस और नो? नो, फिर ठीक है, मयंक को थोड़ी थोड़ी लग रही है। चलो, अब बच्चे हम कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, कि कुछ कॉमन टर्म्स हम लेंगे। वेरी फर्स्ट वन है सिस्टम, सेकेंड है हमारी सराउंडिंग, और फिर आएगी बाउंड्री। सिस्टम क्या होता है? जैसे हम कुछ बच्चों को पूछते हैं ना, तुम स्कूल जाना पसंद नहीं करते, वो सीधा ही बोल देते हैं यार मैम स्कूल का ना सिस्टम ही अच्छा नहीं है, यानी कि वो पूरा स्कूल का सिस्टम अच्छा नहीं है। मींस सिस्टम क्या है बच्चे? जिसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हो, जिसपे कोई वर्क डन हो रहा है। अब जैसे स्कूल में स्टडी पढ़ने जा रहे हैं हम स्कूल को ऑब्जर्व करते हैं कि इस स्कूल की पढ़ाई कैसी है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन टेक्निक में उसको रखा गया है, वो क्या होता है? सिस्टम। ठीक है, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोज मॉलिक्यूल विच आर रिएक्टिंग और अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन और थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन। जो एक पार्ट है ऑब्जर्वेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। सराउंडिंग में क्या आता है? सराउंडिंग क्या होती है? द सराउंडिंग मींस सिस्टम को छोड़ के आसपास का एरिया, अदर देन सिस्टम, जो भी आसपास का एरिया होगा ये आपका सिस्टम है। सिस्टम के आसपास जितना भी ये सारा एरिया है वो क्या होगा? सराउंडिंग, यानी कि आस पड़ोस का एरिया। सिस्टम क्या हो गया? अब जैसे हम कई बार घर लेना होता है किसी ने, तो वो घर तो खरीद लेता है, लेकिन घर के आसपास का एरिया भी उसको देखना होता है। मींस घर तो ठीक है, वो घर क्या है? एक सिस्टम है, बट आसपास का एरिया कैसा है? दैट वुड बी सराउंडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग इज एवरीथिंग एल्स, कि जो सिस्टम के अलावा जो बचा होता है वो होता है सराउंडिंग।
अब बच्चे बात आती है बाउंड्री की। बाउंड्री का क्या मतलब है? मान लो ये एक घर था, ऐसे बनाते हैं ना हम घर, इन दिस वे, ठीक है, ये मेरा घर था, ये सोसाइटी, ठीक है। अब घर के बाहर क्या है? गेट्समैन है, एक गेटमैन को खड़ा दिया घर के बाहर। गेटमैन क्या वर्क करता है बेटा? वो एज अ बाउंड्री वर्क कर रहा है। वो आने जाने वाले लोगों को बता रहा है कि ये इसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये सराउंडिंग है। मींस बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को एक लेयर, एक बहुत इमेजिनरी लेयर ले लो या रियल लेयर ले लो, जो दोनों को सेपरेट कर रही है, कि जो हमें फर्क बता रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो क्या होती है? बाउंड्री। अब गेटमैन के पास तो बेटा सारा रिकॉर्ड होता है, कौन गया कौन आया, और उसके पास ये कंट्रोल भी है कि अगर मैं उसको बोलूं कि अच्छा किसी को भी अंदर नहीं आने देना, या ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे पास पढ़ते हैं, इनको मेरे घर में आने देना है, तो दैट मीन्स कि वो उसके पास बच्चे ट्रैक है कि वो सारे मूवमेंट्स के ऊपर नजर रख सके। तो वो गेटमैन क्या वर्क करेगा? एज अ बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इमेजिनरी लेयर बन जाती है, जो उन दोनों को सेपरेट कर रही है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज बाउंड्री। और यूनिवर्स क्या है हमारे पास? सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग मतलब ये सारा कुछ ही क्या है? यूनिवर्स है, पूरा ही यूनिवर्स होता है। क्या सिस्टम, क्या सराउंडिंग, एवरीथिंग इज कवर्ड इन यूनिवर्स, ठीक है। अब सबको क्लियर हुआ? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स। इन चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बता दो। नो, गुड। शीतल, आर्यन, मयंक, क्लियर, वेरी गुड बच्चे। चलो, नैतिक, नैतिक तो बड़ा अच्छा नाम है। क्रिश, वेरी गुड। क्रिश तो मूवी भी है ना, कितनी अच्छी थी वो। अच्छी लगती है किसी को क्रिश मूवी? यस और नो? नो, नहीं लगती, ठीक है। चलो, अब हम बच्चे सिस्टम्स की बात करते हैं। लेट्स रीड अबाउट द थ्री सिस्टम। अब हम 3 सिस्टम की बात करेंगे, बकवास है। अच्छा ठीक है, चलो। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारे पास बच्चे 3 तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है हमारा ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम को हम कैसे याद रखेंगे? ओपन सिस्टम मींस खुले दरबार है। खुले दरबार है, लूट लो। क्या ले लें? सिस्टम जिसमें एक्सचेंज हो रहा है मैटर का भी, एनर्जी का भी। सिस्टम इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज एनर्जी इज अलाउड, कि मैटर भी एक्सचेंज होगा बच्चे, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है सराउंडिंग के साथ। उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम, ठीक है। दैट वुड बी, अच्छा एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल बता सकता है मुझे कोई? अच्छा, क्रिश को तो अच्छी लगती है क्रिश मूवी, मुझे भी ठीक लगती है ऐसे। ऋतिक रोशन की है ना? हाँ ठीक ही है मूवी। अच्छा, अभी ओपन सिस्टम का कोई एग्जांपल बताओ जिसमें सिस्टम में मैटर भी एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी भी। अरे विकास ने बिल्कुल सही एग्जांपल बनाया है, वेरी गुड। कप ऑफ टी, बिल्कुल सही क्रिश, वेरी गुड बेटा। इट इज अ कप ऑफ टी, ठीक है ना। क्या है कप ऑफ टी में? अब अगर मैं बोलूं कि एक कप चाय रखी है, उसके पास बच्चे टेंडेंसी होती है कि वो अपनी हीट तो ट्रांसफर करेगा ही करेगा, ठंडी तो हो ही जानी है उसने, ठीक है। हीट मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। आप अगर मैं अभी एक कप चाय लेके आऊं, मैं यहाँ पे साइड पे रख दूं कि क्लास के बाद पियेंगे, अब वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद बेटा काफी टाइम तक पड़ी रहे ना। आप चाहे पानी का एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम देखते हैं ना गर्मियों में क्या होता है, लेक्स जो है वो सूख जाती हैं, पानी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है लेक्स में, ऐसा रहता है ना बच्चे। गर्मियों में आपने देखा होगा लेक्स बिल्कुल सूख जाती हैं, पानी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ओपन सिस्टम है। वो अपनी एनर्जी तो एक्सचेंज कर ही रहा है, बल्कि पानी भी इवेपोरेट हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो दैट वुड बी, कोई भी चीज जो ओपन में है वो क्या हो जाएगी? ओपन सिस्टम। अब हम बात करेंगे बच्चे क्लोज्ड सिस्टम की। क्लोज्ड सिस्टम का क्या मतलब है? आपने कुंडी लगा दी पर ताला नहीं लगाया। क्लोज्ड सिस्टम को हम कैसे याद रखेंगे? कुंडी लगा दी पर ताला नहीं लगाया। क्या किया? मैंने भी बहुत अच्छी दिमाग लगाया, मेरी मम्मी कह रही चाय पी ले, मैंने कहा अभी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि चाय पीने लग जाऊं मैं। मैंने चाय रखी, ढक दी। अब मैंने क्या किया? चाय ढक दी, बट क्या वो ढकी हुई चाय मुझे आधे घंटे बाद उतनी गर्म मिलने वाली है? यस, अगर मैं चाय ढक के रख दूं
और मैं क्लास के बाद उसको पीऊं, दैट इट विल बी दैट मच हॉट, होगी वो उतनी गर्म 1 घंटे बाद भी? नहीं। क्यों नहीं होगी? बट वो कम नहीं होगी। एटलीस्ट 1 कप चाय है, उसको ढक के रखा है तो 1 कप ही रहेगा, उसमें इवेपोरेशन जो है सिस्टम को ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, उसका मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड। हीट ट्रांसफर हो जाएगी बेटा, बट मैटर ट्रांसफर नहीं होगा विद द सराउंडिंग, बट डज नॉट मैटर, मैटर विल नॉट गेट ट्रांसफर, ठीक है। सिस्टम इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज अलाउड विद द सराउंडिंग बट डज नॉट मैटर, वो होता है क्लोज्ड सिस्टम। अब मेरे को तो चाय पीनी है, वो भी गर्मा गर्म, तो मैंने क्या करा, मैंने अब उस चाय को थर्मस में रख दिया ठीक है, मैंने थर्मस में रख दिया। अब तो वो 1 घंटे बाद मुझे गरम गरम चाय मिलेगी ना, यस और नो? अगर मैं वही 1 कप चाय को थर्मस में रख दूं तो दैट विल बी दैट मच हॉट, यस। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चे, जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होगा ना एनर्जी एक्सचेंज होगी सराउंडिंग के साथ, यानी कि कप ऑफ टी इन थर्मस फ्लास्क, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। अभी किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मैम 1 घंटे बाद ही चाय बना लेना, इतना क्यों वो करना है ना, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है कि मैं 1 घंटे बाद ही बना लूं, ऐसा चलना चाहिए ना कि इतनी क्यों मेहनत करनी, हाँ चलो ठीक है, वैसे 1 घंटे बाद ही पियेंगे, अभी मन करने लग गया, अभी ऐसे मेरा मन कर रहा है कि सच में पी लूं चल ठीक है। सो दैट्स अबाउट बेटा ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो हम कुछ ऐसे टेक्निक से, ऐसे एग्जांपल से याद रखेंगे ना तो हमारे माइंड में थोड़ा जल्दी जाता है। दिस इज जस्ट अ ट्रिक एंड ट्रिक्स है ये हमारी, ठीक है। ओपन सिस्टम क्या होगा, यानी कि सब कुछ ही वो लुटा रहा है, ओपनली बैठा है, मैटर भी ले लो एनर्जी भी ले लो। क्लोज्ड सिस्टम को कैसे याद रखोगे, कुंडी लगा दी पर ताला लगाना भूल गया, यानी एनर्जी तो बेचारे की एक्सचेंज हो रही है बट मैटर बच गया। आइसोलेटेड सिस्टम, उसने कुंडी भी लगा ली, ताला भी लगा लिया, ना कुछ एक्सचेंज कर रहा है वो एनर्जी ना ही मैटर, ठीक है। सो ये देखो, थर्मोडायनामिक सिस्टम में मास भी होगा हीट भी होगा, मास यस हीट यस, जबकि इसमें क्लोज्ड में मास नो और हीट पे यस, और आइसोलेटेड में नो मास नो हीट ट्रांसफर। सो दीज आर 3 स्टेट्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ये सबको क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे ओपन में मैटर ऐसे चेंज होता है राहुल, अगर हम ओपन में बच्चे एग्जांपल ले लें लेक्स का, तो आपने कई बार देखा होगा ना कि गर्मियों में क्या होती है, लेक का पानी तक सूख जाता है, यानी कि उसकी एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है, जो उसमें सामान था, सामान क्या था, पानी था, पानी तक इवेपोरेट हो गया, पानी भी सूख गया, मीन्स मैटर भी उसका एक्सचेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं पानी भी कम होना शुरू हो जाता है। आप अगर एक पूरी बाल्टी भर के गर्मियों में धूप में बाहर रखोगे ना, यू विल नोटिस दैट कि वो पानी गर्म होने के साथ साथ कम भी होता जा रहा है, दैट मीन्स इवेपोरेशन वुड बी देयर, ओके। बाकी कोई सॉलिड चीज तो बच्चे कभी ओपन सिस्टम में हम नहीं देख सकते कि उसका मैटर जो है वो कम होगा, जनरली ये लिक्विड और गैसेस में ही देखा जाता है, सॉलिड में हम नहीं कहते कि मैगी बाहर एक प्लेट बना के रखी थी, हाँ भाई बहन खा जाए तो अलग बात है, वैसे वो कम नहीं होती है ना, ठंडी जरूर हो जाती है, ऐसा रहता है ना। सो दैट वुड बी देयर चलें आगे। सो बच्चे नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम, ये हमने अपना स्टेट ऑफ मैटर में भी पढ़ा था, स्टेट ऑफ मैटर में हम पढ़ के आए थे। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है बच्चे, व्हाट आर स्टेट्स, जो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम की, जो किसी सिस्टम की हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं ना, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्टेट्स ऑफ सिस्टम। A set of variables which completely represent the physical property of the system is called the state of system। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये state of system है। स्टेट फंक्शन क्या होता है बच्चे, स्टेट फंक्शन होता है वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम, वो वैल्यू जो सिर्फ डिपेंड करती है स्टेट पे सिस्टम की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ फंक्शन। मींस पाथ पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पाथ, दैट जस्ट डिपेंड ऑन द स्टेट। और स्टेट फंक्शन हमारे पास पीवीटी होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर कंसीडर्ड एज स्टेट फंक्शंस। और पाथ फंक्शन कौन से होते हैं बच्चे, जो डिपेंड करते हैं पाथ पे, डिपेंड्स ऑन द पाथ बाय विच द सिस्टम हैज अचीव्ड अ पर्टिकुलर स्टेट, जिससे कोई सिस्टम जो है एक पर्टिकुलर स्टेट अचीव करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 बच्चे थे, एक को मैंने कहा बेटा यहाँ आ जा A to B में, अब वो कह रहा है ठीक है आ गया, आराम से आ गया, बेचारे ने वर्क करा, जो भी करा वर्क डन,
स्ट्रेट में उसका जो भी वर्क डन लगा उसने लगा लिया। अब एक दो बच्चे थे, अब मैंने उसको कहा बेटा यहां तक आना है, बट आना कैसे है, इन दिस वे, कि तुम्हें ऐसे पहाड़ी से चढ़ के आना है। अब इसका वर्क डन और इसका वर्क डन क्या सेम ही होगा? बट यस, ए टू बी का और सी टू डी वाले का क्या वर्क डन सेम होगा? नहीं। तो वर्क डन क्या है बच्चे? पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है ना, जो चीज पाथ पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं किसी भी बच्चे को बोलूं, लेट से मैंने क्रिश को बोला कि क्रिश तुम्हारा घर कहाँ है मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ सामान देना है, यानी मुझे तुम्हें कोई बुक पकड़ानी है, मैं तुम्हें देने आती हूँ। अब क्रिश ने मुझे एक बता दिया कि मैम यहाँ पे। अब फिर नैतिक ने बोला कि मैम क्रिश का घर ना मेरे घर के पास ही है और मैं उस साइड जा रहा हूँ, आप मुझे दे दो, और वो मुझे से ले जाता है। तो वर्क डन फिर कम हो गया ना, सामान भी पहुंच गया, बट वो कहीं ना कहीं पाथ डिपेंडेंट रहा। बुक तो क्रिश तक जानी थी, नैतिक ले गया, नैतिक ने मुझे मेरा वर्क डन बचा लिया, बट पाथ फंक्शन यही हुआ ना कि क्या है, वो पाथ डिपेंडेंट है। आप एक जगह से दूसरी जगह तक लॉन्ग कट से जा रहे हो, शॉर्टकट लेके जा रहे हो, तो वो चीज वर्क डन हो गया, हीट हो गया, ये सारे पाथ डिपेंडेंट होते हैं। और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पीवीटी, वो क्या है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन कौन से होंगे? जनरली स्टेट फंक्शन हमारे पास पीवीटी ही है। स्टेट फंक्शन कौन से हैं? दैट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। स्टेट फंक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, कि कोई भी पाथ ले लो, जैसे कि पीवीटी हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब ये नहीं है कि अगर आपको 1 लीटर पानी भरना है तो आप अगर ऊपर से डाल रहे हो तो वो 1 लीटर जल्दी भर जाएगा, नीचे से डाल रहे हो तो 1 लीटर कम भरेगा। पाथ डिपेंडेंट वो है ही नहीं है, ठीक है। सो दे आर जनरली स्टेट फंक्शन, वो सिर्फ एक उसकी स्टेट बता रहे हैं कि फिजिकल स्टेट क्या होगी। और पाथ फंक्शन कौन से होते हैं बच्चे? जो पाथ पे डिपेंड करे, कि अगर वर्क डन हो रहा है, इस पाथ से जाओगे तो कम वर्क लगेगा, स्ट्रेट जा रहे हो तो ज्यादा वर्क डन, मतलब स्ट्रेट में कम लगेगा, उससे ज्यादा वर्क डन लगेगा, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज पाथ फंक्शन। ठीक है, इजी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है बच्चे, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा नीट और जेई में। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको कैसा क्वेश्चन आता है? 4 ऑप्शन दिए होंगे, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और फिर दे दिया वेट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से इंटेंसिव कौन सी है? 4 एग्जांपल दे दिए, एक्सटेंसिव कौन सी है? तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बच्चे जो मास पे डिपेंड करे, that depend on the mass or the size of system, that is not depend on, independent of the mass और size of system, जिसको mass और size से कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं टेम्परेचर की बात करती हूँ। अब एक बच्चा मेरे पास 1 लीटर वाटर लेके आता है, वो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है। दूसरा किसी के पास 100,000 लीटर है, तो वो भी तो बच्चे 0 डिग्री पे ही फ्रीज हो जाएगा ना। अब ये तो हमने कभी नहीं सुना कि 1 लीटर पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, और अगर आप 1000 लीटर या 10,000 लीटर लाओगे तो आपको टेम्परेचर और ज्यादा डाउन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता ना। यस और नो? ये बात सबको क्लियर हुई? एग्री कर रहे हैं मुझसे? ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट का क्या सीन है? 100 लीटर पानी कितने टेम्परेचर पे बॉयल होगा? टाइम डिपेंडेंट नहीं, हम सिर्फ अभी यहाँ पे मास डिपेंडेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। टाइम डिपेंडेंट, टाइम ज्यादा लगेगा तो दैट वुड बी ओके, बिकॉज टाइम का कोई भी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में सीन नहीं है। ठीक है, टाइम तो ऑब्वियसली शायद, हाँ ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, शायद भी नहीं, क्योंकि अगर हम वो ले रहे हो, 1 कप पानी बॉयल कर रहे हो तो वो फटाफट से हो जाता है। ऑल्दो अगर हमें 1 लीटर पानी लेना है तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, बट बच्चे टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, टेम्परेचर एक तरह से ज्यादा सेम ही रहता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि मास पे या साइज पे डिपेंड नहीं करती, आप कितना भी साइज ले आओ ना, उस चीज पे डिपेंड नहीं करती। दैट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेम्परेचर बोला गया है, कलर बोला गया है, डेंसिटी बोली गई है। अब डेंसिटी का क्या है? डेंसिटी तो होती ही मास बाय वॉल्यूम है।
ठीक है ना। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम ही होती है। तो ये कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है मास से? हाउ यू कैन कंसीडर कि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? इसका मुझे कोई बच्चा आंसर कर सकता है? ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो बच्चे है ही उस पर डिपेंडेंट, तो हाउ इट वुड बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी? who's gonna tell me? मास है। हाँ, तो इसमें तो मास है ना बच्चे। हमने तो बोला इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो इंडिपेंडेंट होती है मास और साइज से, बट इंटेंसिव में हमने डेंसिटी भी रखी हुई। वाई? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, कि आप कितना मैटर ऐड कर रहे हो किसी चीज में, उस पे ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप किसी चीज में कितना अमाउंट ऑफ मैटर ऐड कर रहे हो, वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करती। दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि डेंसिटी भी एक तरह से हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वी आर एडिंग इन एनी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन होती है, और कॉन्सेंट्रेशन इसमें बोला गया है, ये लाइन देखो, ये जनरली डेंसिटी जो है वो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, बट वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है। बट हमने ये चीज पहले ही मेंशन कर दी कि जो मास और साइज पे तो इंडिपेंडेंट है, बट वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बट दे डू डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब एक्सटेंसिव क्या होगी? एक्सटेंसिव तो वही है बच्चे जो सिर्फ साइज और मास पे ही डिपेंड कर रही है, यानी कि मास ही कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम तो डायरेक्टली साइज पे ही डिपेंड करता है ना, कि किसी चीज का कितना वॉल्यूम है, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एज वेल। ये बात सबको क्लियर हुई? यस और नो? बता दो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस मयंक, गुड। व्हाट अबाउट अदर? आयुष, आयुष पाठक, उज्जवल झा, शीतल। यस, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की बात करते हैं बच्चे। हाँ राज, मैं बताती हूँ बच्चे, कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या एग्जांपल दूं, मेरे माइंड में ना एक अलग एग्जांपल आ रहा है, वो नहीं लेते हम। वैसे मैं अल्कोहल का एग्जांपल लेने वाली थी कि कहीं बोलते हैं ना कि ऐसे ज्यादा अल्कोहल कम पानी, मींस अल्कोहल की कंसंट्रेशन हाई रखनी है। ठीक है ना, तो हम एसिड का कोई भी एग्जांपल लेते हैं बच्चे जिसमें एसिड ज्यादा और पानी कम होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें ये चीज ज्यादा है, एसिड का अमाउंट ज्यादा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन, मिल्क वाटर, ये राज ने बिल्कुल सही लिया है। ठीक है ना, मिल्क वाटर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चे। मिल्क का अमाउंट ज्यादा, वाटर कम, तो मतलब मिल्क ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पावर में है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, हम इस तरह से लिखते हैं ना, एसिड्स को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। देखो, एसिड हमारे पास बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूटेड एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूं बच्चे 2 मोलर HCl, तो मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होती है कि 2 मोलर HCl के लिए हमें 37.5, आई एम नॉट एग्जैक्टली, ये बिल्कुल करेक्ट मैं नहीं लिख रही, एक रफ आइडिया है, तो इसी को मत समझ लेना करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल 37.5 ml मुझे 1 लीटर में डालना है, तो मीन्स वो 2 मोलर कंसेंट्रेशन हमें शो करेगा। ठीक है ना, उसमें बाकी का पानी होगा, बट इतना एसिड होगा। और डाइल्यूटेड भी क्या होता है, जिसमें ज्यादातर पानी हो, जैसे कि ये तो हो गया अगर प्योर एसिड आप ले रहे हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जिसमें एसिड प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर हो, तो वो क्या हो जाती है, डाइल्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड नहीं करती बच्चे मास और साइज पे, दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज, बट दे डू डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन। पर वो इस पे डिपेंड करती है कि आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन का सामान ले रहे हो, कि आपकी प्योरिटी कितनी है, मीन्स दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव क्या है, जो डायरेक्टली मास पे डिपेंड करेगी। अब टेम्परेचर हमने एग्जांपल लिया था बच्चे, 1 लीटर ले लो, 1000 लीटर ले लो, सेम रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी 1 लीटर पानी ने भी 100 पे बॉइल करना है, 1000 लीटर पानी ने भी 100 पे बॉइल करना है। कॉन्सेंट्रेशन हमने पढ़ लिया है। लस्टर का क्या मतलब है, ऐसा नहीं होता बड़ा डायमंड होगा तो जी बड़े ज्यादा शाइनिंग होगी, छोटे छोटे डायमंड्स में भी शाइनिंग होती है। ठीक है, तो दैट आर नॉट साइज डिपेंडेंट।
और एक्सटेंसिव जो साइज पे डिपेंड करती है, वेट, वेट तो सीधा सीधा साइज पे डिपेंड करेगा, बड़ी चीज होगी ज्यादा वेट होगा, छोटी चीज होगी कम वेट होगा। लेंथ ऑब्वियसली अगर बड़ी चीज है तो लेंथ ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगा। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है बच्चे रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस, यानी कि डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल। तो जितना ज्यादा स्पेस होगा किसी भी उसके पास, उतनी ज्यादा उसकी रैंडमनेस होगी, उतने ज्यादा उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ मूव कर सकते हैं। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ सबको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? देखो ये एग्जांपल है इंटेंसिव के, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारे हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल हैं। एक्सटेंसिव के क्या रहेंगे? मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हेल्महोल्ट्ज और गिब्स फ्री एनर्जी। ये 3 से लेके 8 टर्म तक अभी हम फेमिलियर नहीं है। 3 to 8 टर्म्स हम अपनी आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे कि हर एक चीज ये होती क्या है, ये फिर मैं आपको उसमें बताऊंगी, फिर रिलेट करेंगे कि हाउ दे डिपेंड ऑन मास। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? चले आगे। यस, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। वेरी इजी, बहुत इजी, सिर्फ 4 प्रोसेस हमें याद रखनी है। 4 की भी एक साइक्लिक आ जाती है, 5 लगा लो, 5 प्रोसेसेस हम इसमें पढ़ेंगे। 5 प्रोसेसेस में हमारे पास कौन कौन सी है? सबसे पहली प्रोसेस आती है बच्चे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट रहे। थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, जिसमें टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। बच्चे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा? 0, मींस चेंज इन टेम्परेचर कुछ होगा ही नहीं। तो वो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर आप मेंटेन करके रखते हो कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या है हमारे पास? आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट आती है बच्चे एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या है? जिसमें हीट एक्सचेंज नहीं होती बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे कि इसका एग्जांपल आप आइसोथर्मल भी ले सकते हो। आइसोथर्मल में भी यही था ना कि हीट एक्सचेंज नहीं होती, यानी कि डी क्यू क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट पॉसिबल, जिसमें हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। फिर आती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो डीवी की वैल्यू क्या हो जाती है इसमें? 0, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा? 0, क्योंकि वॉल्यूम तो ओवरऑल कांस्टेंट है। ऐसे ही आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है बच्चे? बैरिक में प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि डीपी इज इक्वल टू 0, चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर हुई? चारों प्रोसेसेस क्लियर हैं? अब इनका एग्जांपल लेते हैं। 1 सेकंड। अरे ये सिरी को किसने बुलाया? ओके, लीव इट। यस, क्लियर सबको? डी क्यू बच्चे चेंज इन हीट। डी क्यू का क्या मतलब है? चेंज इन हीट। ठीक है ना, हीट ट्रांसफर 0 है ना, तो हीट में कोई चेंज ही नहीं आएगा। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डी क्यू, उसको हम डी क्यू से कंसीडर कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुई ये बात? यस, चलो अब हम एक एक एग्जांपल के थ्रू भी पढ़ लेते हैं कि इनके एग्जांपल क्या रहेंगे। आइसोथर्मल का क्या होगा, आइसोबैरिक का क्या होगा, एडियाबैटिक का क्या होगा। देखो सबसे पहले आइसोबैरिक का लिया। आप कोई भी खाना बना रहे हो बच्चे ओपन लिड के साथ, ठीक है, टेम्परेचर उसको मिल रहा है, ओपन लिड है ना, तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो प्रेशर क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट ही रहता है जनरली। ठीक है, अगर आपने ढक्कन नहीं बंद कर रखा, हम ढक्कन बंद करते हैं तो प्रेशर जो है वो वेरी करता रहता है। बट जब हमारा ढक्कन खुला हो, ओपन में आप कोई भी चीज पका रहे हो, तो प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट ही रहता है। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक में क्या बोल दिया कि आप अगर 1 लीटर पानी को ढक के गर्म कर रहे हो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी, या टेम्परेचर जो भी चल रहा है आपका, तो ढके हुए में पानी कभी भी इवेपोरेट नहीं हो जाता। ठीक है ना, पानी उतना ही रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट, वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। एडियाबैटिक में आप वही आइसोथर्मल का एग्जांपल ले लो कि कोई भी आपने गर्म पानी को एक बॉटल में रखा है,
तो दैट वुड बी एडियाबैटिक। और आइसोथर्मल क्या होगी कि आप एक ऐसी कोई भी चीज ले रहे हो, कोई भी रिएक्शन कर रहे हो लैब में, उसका टेम्परेचर आप 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखोगे, ठीक है, टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट रहता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? आइसोबैरिक मींस प्रेशर कांस्टेंट, कोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है कि नो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम द ट्रांसफर इन्वॉल्व, कोई हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है। आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यहां तक क्लियर सबको? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? थर्मल भी हीट ही है बच्चे, बट इन्होंने क्या बोल दिया कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख दिया, ओवरऑल टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? चलो चलिए आगे। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस को हम कैसे याद रखेंगे? साइक्लिक मींस लौट के बुद्धू घर को आए, यानी जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर दिया। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, कि जहां से आप शुरू कर रहे हो ना कोई वर्क करना, वहीं पे आपने एंड कर दिया। मान लो यहाँ पे इधर से इधर जाने के लिए आपने +5 एनर्जी लगाई थी, अब रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए एनर्जी -5 लगी, तो ओवरऑल वैल्यू चेंज क्या रहेगा, डेल्टा यू की अगर मैं वैल्यू बात करूं, ओवरऑल चेंज क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितनी एक साइड लग रही थी उतनी ही दूसरी साइड लगी। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जब बहुत सारी चेंजेस के बाद भी हम घूम फिर के वापस आ जाए, यानी कि अ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज एंड कम बैक टू द इनिशियल स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। दैट प्रोसेस इज कंसीडर्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर हुई ये बात? यस और नो? तो इसमें बच्चे हमारे पास जो डेल्टा एच है और डेल्टा यू है वो 0 रहता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये एच और यू क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एच एंड यू? किसको पता है एच और यू के बारे में? एच क्या होती है? एनीवन? किसी को नहीं? एंथैल्पी, वेरी गुड बच्चे। एच इज जनरली कॉल्ड एंथैल्पी, और यू क्या होता है हमारे पास? इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। यू क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है? 0 हो जाती है। ठीक है ना, फाइनल इनिशियल से फाइनल सेम ही रहता है, इतनी एनर्जी पॉजिटिव में लगाई उतनी ही नेगेटिव में लग जाती है, तो ओवरऑल चेंजेस जो है साइक्लिक प्रोसेस में वो 0 होते हैं। ठीक है, तो ये पांचों की पांचों प्रोसेस हमें क्लियर है? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, साइक्लिक और आइसोकोरिक। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। डन है, चलें आगे। यस, चलो लेट्स मूव टू देन, हम किस पे मूव करेंगे? अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बड़ा इजी सा टॉपिक है, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अरे एक सेकेंड, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस? यस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बच्चे? अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस? कौन बताएगा रिवर्सिबल का क्या सीन है? जो रिवर्स हो सकती है, कोई एक एग्जांपल? ये तो चलो, वाटर, वाटर वेपर में, फिर वेपर से वाटर में, ठीक है ना, वाटर साइकिल का भी एग्जांपल ले सकते हो आप। ठीक है, देखो बच्चे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को अब हम स्टडी करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ग्रीन पे ना रेड अच्छा नहीं लगता, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एक तरह की आइडियल प्रोसेस है। इट टेक्स फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करूं बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप क्या ले सकते हो कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रॉक्स। रॉक्स जो हैं वो टूट भी जाती हैं, दे कैन ब्रेक एंड फॉर्म,
ठीक है, बहुत टाइम लगता है उन्हें, बट वो आपस में लगी रहती हैं, कभी टूटती हैं कभी बनती हैं। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज आइडियल प्रोसेस, जो क्या होती है, एक तरह की आइडियल प्रोसेस है ये हमारी, जो कि बनती और वो रहती है, टूटती रहती है और बनती रहती है। तो इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, उसमें अब टाइमिंग क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इनफाइनाइट टाइम इट विल टेक। सो ये एक तरह की आइडियल प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइम लगता है। और अगर कोई और एग्जांपल है, हम हेबर प्रोसेस का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि ये चीज, ये हेबर प्रोसेस का एग्जांपल है हमारे पास, कि ये क्या लेता है, जनरली ये इस तरह का कंपाउंड बनाता है, ठीक है ना, जनरली ये कैसा कंपाउंड बनाता है हमारे पास कि N2 प्लस 3H2 वो मिलके क्या बनाते हैं, 2 अमोनिया। ये हमें 2 अमोनिया दे रहे हैं, तो जनरली हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक तरह की रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या रहता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। इन रिवर्सिबल प्रोसेस इट वुड बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम में होती है, ये स्लो प्रोसेस है, तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेसेस चलती हैं। ओनली ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस आप हर एक स्टेज पे बच्चे प्रेशर निकाल सकते हो। अगर आपकी 5 स्टेप रिएक्शन है, फॉर ईच स्टेप यू कैन डिफाइन द प्रेशर, प्रेशर आप डिफाइन कर सकते हो हर एक स्टेप के लिए। ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में पहले क्या हो रहा है, जब आप, मैं अभी बताती हूँ बच्चे आइडियल प्रोसेस क्या होती है। आइडियल प्रोसेस जनरली हमारे पास क्या होती है, एक इमेजिनरी भी आप इसको बोल सकते हो, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, दैट विल फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल प्रोसेसेस। ये हमारे पास क्या हो जाती है, आइडियल प्रोसेस हो जाती है। उसमें क्या रहता है बच्चे, सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए आपकी ड्राइविंग फोर्स जो है वो अपोजिंग फोर्स से थोड़ी ज्यादा होगी। मींस अगर आप पिस्टन मूव कर रहे हो तो आप पहले फोर्स लगा रहे हो उसको नीचे करने के लिए, फिर क्या होगा, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो ये अपोजिंग फोर्स है, अब जो पिस्टन को फोर्स आपने लगाई और जो उसने बैक में लगाई वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, पहले आपका पिस्टन यहाँ था, अब वो उसको ऊपर कर देगा, क्यों, क्योंकि अपोजिंग फोर्स ज्यादा है। ठीक है ना, तभी होगी ना। रिवर्स कब होगा, जब आपने फोर्स लगाई और नीचे से एक और फोर्स लगी, तभी वो रिवर्सिबल हो सकता है। अगर वो फोर्स कम है तो फिर तो रिवर्सिबल होने का कोई चांस ही नहीं है ना। तो डायरेक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल फोर्स कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स। तो डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब अपोजिंग फोर्स भी ज्यादा होगी। और एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस, अभी जैसे बच्चे ने बोला कि एक बारी होने के बाद दोबारा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो आप प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट भी बना सकते हो, कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। आपने अगर एक बारी चेंज कर दिया तो आप उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट पे वापस भी ला सकते हो। सो लेट मी वंस अगेन, एक बारी हम दोबारा बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बच्चे। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है जो कि इनफाइनाइट टाइम लेती है। एक फाइनाइट टाइम पीरियड में हम नहीं बोलेंगे कि अच्छा 2 घंटे में ये प्रोसेस हो ही जाएगी, ठीक है, टाइम लगता है इसको। लेकिन प्रोसेसेस जो है वो जनरली इक्विलिब्रियम में रहती हैं एक दूसरे के साथ। स्लो प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस में आप प्रेशर को डिफाइन कर सकते हो, पहले आपकी फोर्स ज्यादा होती है, यानी कि एक बच्चा था, पहले आपने उसको चांटा लगाया, ठीक है, खींच के चांटा लगाया उसको, अब उसको गुस्सा आया, उसने दोबारा जोर से एक और आपको चांटा लगाया, मींस क्या हो गई, रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले आपने लगाया, फिर उसको गुस्सा आया, उसने और जोर से लगाया, मींस अब पहले तो आपने लगाया था, आप खड़े थे, उसने लगाया, आपका मुंह घूम गया दूसरी तरफ, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो वही क्या है हमारे पास, रिवर्सिबल प्रोसेस। और एक रिवर्सिबल प्रोसेस में ये भी आप लोगों ने खुद ही बोला ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, मींस ओवरऑल क्या रहता है कि आप अपना सिस्टम दोबारा रीगेन कर सकते हो। एक बार ही प्रोडक्ट बन गए तो दोबारा रिएक्टेंट भी बन सकते हैं, तो वो होती है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आती है बच्चे इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या है हमारे पास, ये एक रियल प्रोसेस है। इट इज अ रियल प्रोसेस विच टेक्स फाइनाइट टाइम। ये एक फाइनाइट टाइम पीरियड में पूरी हो जाती है। और ड्राइविंग फोर्स हमेशा अपोजिंग फोर्स से ज्यादा होगी, और बैकवर्ड में कोई फोर्स नहीं लगानी है। अगर बैकवर्ड फोर्स भी लगेगी ना, कह सकते हैं ना, ये लड़ाई वाले एग्जांपल बॉयज को ऐसे वाले पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले, ऐसा नहीं है क्या। ठीक है, तो बच्चे ड्राइविंग फोर्स क्या है कि वही आपकी फोर्स ही स्ट्रांग होनी चाहिए, अगले वाला अगर वही फोर्स लगाएगा तो वो तो फिर रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इरिवर्सिबल एक ऐसी प्रोसेस है
जो एक बारी हो गई तो आप उसको दोबारा रीगेन नहीं कर सकते. नो रीगेन इज पॉसिबल मींस एक बारी अगर प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा से उसको रिएक्टेंट बनाना पॉसिबल नहीं है. अच्छा, इसका क्या एग्जांपल दोगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस, डेली लाइफ का एक एग्जांपल उठाओ. क्या होना चाहिए? यस, टी. टी एग्जाम्पल ठीक है, बिल्कुल सही है. एक बार ही चाय बन जाए तो दोबारा से उसको उसमें से दूध नहीं अलग कर सकते आप, पानी अलग नहीं कर सकते. ठीक है, चाय पत्ती तो फिर भी छट जाती है, चीनी अलग नहीं कर सकते. तो डैट वुड बी, जैसे कि अगर मैं बर्निंग ऑफ पेपर का भी एग्जाम्पल ले लूं बच्चे, एक बारी जो पेपर है वो एशेस में कन्वर्ट हो गया तो उसको दोबारा पेपर नहीं बना सकते. तो इसमें क्या होता है कि आपका एक बारी हो गया तो हो गया. ठीक है, तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है. रिवर्सल ऑफ ड्राइविंग फोर्स डज नॉट रीस्टोर द सिस्टम एंड सराउंडिंग बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट. और क्या रहेगा, आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है वो थोड़ी ज्यादा होती है अपोजिंग फोर्स से. सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो ना हो, दैट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. वो एक नेसेसरी कंडीशन हमारी नहीं है. फाइनाइट टाइम में हो रही है बच्चे, फाइनाइट स्टेप में होगी. जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं नेचर में वो सारी इरिवर्सिबल इन नेचर ही रहती हैं. ठीक है, जैसे पानी का नीचे आ जाना, पानी ऊपर से नीचे आ सकता है लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी. सो दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस. और आप इरिवर्सिबल में कोई भी पीवी डायग्राम नहीं बना सकते. यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ पीवी डायग्राम इन इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये सबको क्लियर हुआ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? नो. चलो फटाफट से दो तीन क्वेश्चंस करते हैं. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मैटर, वर्क और एनर्जी. एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज होता है, ना वर्क, ना एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? यस, व्हाट इज दैट कॉल्ड? बिल्कुल सही, वेरी गुड मयंक, राहुल, कृष, विकास, शीतल, नैतिक. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे. आइसोलेटेड, आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्मल में सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बच्चे. सो दैट वुड बी आइसोलेटेड. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. क्या आ जाएगा इसका? सी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? विच वन इज फॉल्स? यस, थर्ड वाले में कौन सी फॉल्स है? सी. नहीं, सी तो नहीं है. सी पहले वाले का लिखा होगा. यस, विच वन इज फॉल्स इन थर्ड क्वेश्चन? फटाफट से. डी. नहीं, वर्क हो सकता है, बाउंड्री ऑफ सिस्टम पे भी अपीयर कर सकते हैं वर्क. बच्चे, वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, यही गलत है. वर्क तो पाथ फंक्शन है ना. हमने एग्जांपल लिया तो था कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन. तो दिस वुड बी द स्टेटमेंट फॉल्स है. ये वर्क इज अ पाथ फंक्शन, नॉट स्टेट फंक्शन. ठीक है, क्लियर. हाँ, नेक्स्ट आता है नेम द थर्मोडायनामिक सिस्टम. ह्यूमन बॉडी क्या है? एक तरह से ओपन सिस्टम है. ह्यूमन बॉडी हमारी ओपन सिस्टम है. जो भी ट्रांसपीरेशन रहता है, रेस्पिरेशन प्रोसेसेस होती हैं, सारी ओपन सिस्टम है. नेक्स्ट एग्जांपल या मिल्क इन थर्मोस फ्लास्क, यानी थर्मस फ्लास्क में मिल्क है तो वो क्या होगा? वो एक तरह से हमारा आइसोलेटेड सिस्टम ही होगा. अच्छा, टी इन स्टील केटल मीन स्टील की केटल में टी को ढक के रख दिया है, बट दैट इज ऑल्सो क्लोज्ड सिस्टम. ठीक है, वो भी क्या होगा? हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम ही होगा. हाँ, वेरी गुड. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन. आप पाथ फंक्शन चूज कर लो. हीट और वर्क हमारे पास पाथ फंक्शन थे, बाकी के बचे हुए सारे ही स्टेट फंक्शन है. ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, फ्री एनर्जी, ऑल आर स्टेट फंक्शन. सिर्फ हीट और वर्क जो है वो हमारे पाथ डिपेंडेंट थे, तो दैट आर पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क. अच्छा, ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से. विच वन इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? यस, ए बी सी डी. कौन सी नहीं है? बताओ. मैम बी. यस शीतल, बताओ बच्चे.
डी नहीं, डेंसिटी तो हमने इंटेंसिव में पढ़ा था, डेंसिटी का तो हमने एग्जांपल भी लिया था। बी टेम्परेचर भी इंटेंसिव ही है। वॉल्यूम बचे, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है साइज पे, वॉल्यूम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन साइज, सो इट इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सबको? यस, अप टू दिस एनी प्रॉब्लम? यस और नो, फटाफट से। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम अपना